नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी में धर्मांतरण का ठेकेदार कौन है, इसके तार कहां से जुड़े हैं, इनका मकसद क्या है। एटीएस की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें विदेशियों से फंडिंग का भांडाफोड़ हो रहा है और इसके पीछे की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये धर्मांतरण नहीं, साजिश है। आखिर कौन है ये धर्म के ठेकेदार? हमारे आपके धर्म से इनको क्या लेना? किसी के धर्म से क्यों हो रहा है खिलवाड़? क्या वाकई धर्मांतरण की आड़ में चल रहा है आतंक का खेल? इन तमाम सवालों के जवाब हमारे और आपके बीच ही छिपे हैं। जरूरत है तो बस इन्हें पहचानने की। पिछले कई दिनों से एक के बाद एक जैसे धर्मांतरण की खबरों का गुच्छा सा इकट्ठा हो गया है। हालांकि इस बीच एटीएस ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जो इसके आखिरी छोर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। धर्मांतरण मामले में एटीएस की पूछताछ में कानपुर से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी साजिश की फिराक में थे उमर गौतम और काजी जहांगीर। कानपुर में तैयार किए थे 2 दर्जन ट्रेनर। दिसंबर तक 350 लोगों का धर्मांतरण करवाना था लक्ष्य। एटीएस के हाथ लगा था धर्मांतरण से जुड़ा 81 पन्नों का ब्यौरा। 2022 में इससे बड़ा टारगेट था निशाने पर। 7 राज्यों में एटीएस कर रही है जांच। 7 जनवरी 2020 से 12 मई 2021 तक 33 लोगों का धर्मांतरण। 18 महिलाएं और 15 पुरुषों का किया गया धर्मांतरण। यूपी एटीएस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया न्यूज़ इस बात का खुलासा कर रहा है लगातार। अब जो नई जानकारी मिली है उसमें ये पता लगा है कि कानपुर में 11 बार पिछले 5 सालों में आ चुके उमर गौतम ने अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनर तैयार कर लिए थे। इन ट्रेनर को लक्ष्य दिया गया था कि दिसंबर तक कानपुर में 350 लोगों का धर्मांतरण कराना है। वहीं आपको बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एटीएस ने जो नोएडा इस्लामिक दावा सेंटर में छापेमारी की थी, उसमें उसको 81 पन्नों के दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसमें यूपी के अलग अलग ज़िले और कई राज्यों के लोगों का धर्मांतरण कराया गया था। इन पूरे मामले में 33 लोगों के नाम निकल कर के सामने आए हैं, जिसमें 18 महिलाएं और 15 पुरुष हैं। वहीं पर एटीएस लगातार इस बात का खुलासा कर रही है। ईडी भी इस बात का जांच कर रही है कि उसको विदेशी फंडिंग हुआ करती थी। ये फंडिंग सलाउद्दीन जो बड़ोदरा से गिरफ्तार हुआ, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को कराता था। कई ऐसे संगठन हैं दुनिया भर के जो अपने इस्लामिक को विस्तार कराने के लिए इस्लामिक दावा बोर्ड के फाउंडर उमर गौतम को फंडिंग किया करते थे, जिसके माध्यम से वो गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण किया करते थे। एटीएस लगातार इस बात पे जांच कर रही है। वहीं ईडी भी अब विदेशी फंडिंग पे जांच कर रही है कि किस तरीके के लोग इसको पैसा देते थे और कैसे ये लोगों का धर्मांतरण करके उनको धर्म परिवर्तन कराता था। हालांकि लगातार जाँचें चल रही हैं। जाँच में कुछ कानपुर के ऐसे नाम निकल कर के सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं उमर गौतम को इस पूरी धर्मांतरण के खेल में कानपुर में उसकी मदद किया करते थे। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। एटीएस जिस तरह से ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है, उससे कई धर्मांतरण की आड़ में आतंक की सक्रियता की बातें भी पुख्ता होती जा रही हैं। बड़ोदरा से गिरफ्तार किए गए आरोपी सलाउद्दीन के बयान से भी चौंका देने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। दुनिया के कई संगठन इस्लामिक दावा सेंटर को करते हैं फंडिंग का मकसद इस्लाम का विस्तार करना है। डेप्थ सोसाइटी के जरिए कराया जा रहा है धर्मांतरण। फॉरेन मनी एक्सचेंज और ऑनलाइन पेपाल का होता है इस्तेमाल। मकर जाल की तरह फैला है इस्लामिक दावा सेंटर। दरअसल धर्मांतरण की इस रैकेट की कहानी का आगाज कुछ यूं हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस को धर्मांतरण कराने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि जो रैकेट ये काम कर रहा है उसके तार कहां और कितने फैले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। उमर गौतम और जहांगीर जैसे ही एटीएस के कब्जे में आए तो एक एक करके कई खुलासे होने लगे।
ये मालूम चला कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य 7 राज्यों में भी धर्मांतरण का खेल चल रहा था, वो भी संगठित तरीके से। मालूम ये भी चला कि फंडिंग विदेश से हो रही थी और उमर गौतम फंडिंग रिसीव कर रहा था। फिर आगे जांच बढ़ी तो एटीएस को मालूम चला कि जो फंडिंग हो रही थी उसके लिए पेपाल का इस्तेमाल किया जा रहा था, और इस्तेमाल करने के बाद जैसे ही फंडिंग आती वो अकाउंट डिलीट कर दिया जाता। लेकिन फिर भी एटीएस के हाथ में लग गए तकरीबन 1 दर्जन ऐसे अकाउंट जिसके जरिए विदेश से फंडिंग आता था। बात आगे चली तो मालूम चला कि किस तरीके से पूरा ये खेल होता था। तार जुड़ने लगे और तार जुड़े तो बाहर के मुल्कों तक पहुंच गए। बात और बढ़ी तो मालूम चला कि पूरा एक संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा था। लेकिन फंडिंग होती कैसी थी, ईडी ने इसका पता लगाया। ईडी ने पता लगाया कि पेपाल के जरिए होती थी विदेश से फंडिंग, और जिस अकाउंट से पैसा भेजा जाता था उस अकाउंट को कर दिया जाता था क्लोज। तो बात आगे चली कि अब कैसे मिलेगा सिरा। तो एटीएस को और ईडी को मिला तकरीबन 1 दर्जन ऐसे खाते का सुराग जिससे होती थी विदेश से फंडिंग। वो थे ऑपरेशनल, और उसके बाद उनके जितने ट्रांजैक्शन थे उनको तहकीकात किया जाने लगा। लेकिन बात और बढ़ी आगे तो मालूम चला कि इसके पीछे और कोई बड़ा खेल क्या है। बड़ा खेल क्या है ये मालूम बताया नहीं अभी एटीएस ने, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मास्टरमाइंड तक पहुंच चुकी है एटीएस। एनआईए भी तलब कर चुका है यूपी एटीएस से इस पूरे केस की डिटेल कागज पर, लेकिन अभी एनआईए आया नहीं है। एनआईए केस तैयार कर रही है, लगातार गिरफ्त में आ रहे 6 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और ये मालूम किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरा धर्मांतरण का खेल होता था। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है, और उसके करीब पहुंचने का एटीएस कर रही है दावा। तो इंतजार करना होगा जब एटीएस बताएगी कि कौन है वो मास्टरमाइंड, उत्तर प्रदेश में है, किसी अन्य राज्य में है, या फिर किसी बाहर के मुल्क में है मास्टरमाइंड जो इस पूरे काम को दे रहा है अंजाम। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और एटीएस की जांच में कुछ ऐसे परिवार सामने आए हैं जिनका आरोप यह है कि धर्मांतरण गैंग के सदस्य नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या फिर किसी तरह का लालच देकर के गायब कर देते थे। जब लड़कियां बालिग होते ही उनका निकाह करवाकर, उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उनको मुस्लिम बना दिया जाता था। देखिए धर्मांतरण का पूरा सच क्या है। कब सुलझेंगे धर्मांतरण के उलझे तार। लव के नाम पर क्या है जिहाद का खेल। लव से हाथ सिर्फ बहाना, मकसद धर्मांतरण करवाना। इस बार बागपत को बनाया निशाना। आखिर कहां है इन आरोपियों का ठिकाना। लव से हाथ और धर्मांतरण की जुगलबंदी का खेल इस बार बागपत में खेला गया। यहां व्हाट्सएप के जरिए हुई दोस्ती शादी में तो तब्दील हो गई, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा युवती इससे बेखबर थी। युवती को भनक भी नहीं थी जिसके साथ वो जिंदगी बिताने के सपने देख रही है वो शख्स एक आरोपी निकलेगा। 2013 में दोस्ती हुई और फिर शादी, लेकिन 2021 आते आते आखिर दोनों के रिश्ते ने दम तोड़ ही दिया। वजह वही थी कि छल से बनाया गया एक षड्यंत्र। अपने काम को अंजाम देने के लिए लड़के ने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, अपने मंसूबों को बढ़ाता रहा, जो शायद लड़की को नहीं पता था कि उसके मंसूबे आखिर क्या हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि उस पीड़िता के साथ क्या हुआ। बहुत ज्यादा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं था ना उस टाइम। हाँ जी, मैंने सब कुछ करा, सुना सब खाया भी है उसके साथ में, बनाया भी है, सब काम हुए वहाँ पर। दबाव में थी, मतलब दबाव में थी मैं वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस लड़की की आह से साफ पता चल रहा है कि मारपीट, शोषण और अत्याचार भरी जिंदगी कितनी मुश्किल से कटी होगी। हालांकि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता द्वारा थाना बागपत पर एक शिकायत की गई थी कि उसकी शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी। पति द्वारा उसका मतांतरण भी करा दिया गया था। पीड़िता का 3 वर्ष का एक बच्चा भी है। पिछले कुछ महीनों से उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। बागपत की इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर युवक ने लड़की के साथ इतना घिनौना खेल क्यों खेला। इस खेल के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। लब के इस जिहाद के तार कहीं धर्मांतरण से तो नहीं जुड़े।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर उनका धर्मांतरण कराना ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जिलों में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। बागपत में कामिल ने अपना नाम कमल बताया और पूनम को सोशल साइट के माध्यम से अपने प्रेम जाल में फंसाया। पहले उससे कोर्ट मैरिज की और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया और पूनम को राबिया बना दी। अब मारपीट हुई तो मामला थाने पहुंचा और पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे तो भेज दिया है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कब तक यूं ही ये लोग अपने नाम बदलकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते रहेंगे और ऐसे गुनाह कब रुकेंगे। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, बागपत। तो वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कब ये जो गुनाह है वो रुकेंगे, कब तक आखिर ये चलता रहेगा कि नाम बदल करके इस तरीके से लड़कियों के साथ ये ज्यादती होती रहेगी। इसी पर बातचीत करते हैं, सनुज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सनुज, धर्मांतरण को लेकर के भी और लव जिहाद को लेकर के हम लोग देख रहे हैं, एक तो सरकार सख्त है, कानून भी बाकायदा बना दिया गया, लेकिन एक तो इस बागपत की घटना को बताएं कि क्या हुई ये घटना, किस तरीके से, और दूसरा क्या इसके तार सीधे तौर पर हम लोग जोड़ें कि धर्मांतरण के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सनुज, पूनम से सोशल साइट्स पर कामिल ने उससे दोस्ती की, लेकिन उसको अपना नाम कमल बताया, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसको मुजफ्फरनगर ले जाकर उससे कोर्ट मैरिज कर ली और उसके बाद मुजफ्फरनगर में ही उस लड़की का धर्मांतरण किया गया और पूनम को राबिया बना दिया गया। और लगातार इस कहानी में ट्विस्ट आता चला गया और जब लड़की को नई नई बातें पता लगी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फिर उसने ये बताया कामिल ने कि कमल तो उसने झूठा नाम बताया था, उसका नाम कामिल है और उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे भी हैं। आप खुद सोचिए कि उस लड़की के मन पर क्या गुजरी होगी। लेकिन मामला दबा रहा और दोनों आकर यहीं बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव पड़ता है, यहाँ दोनों रहने लगे। लेकिन जो कामिल है और कमल बनाकर उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया था, उसकी प्रताड़ना बढ़ती चली गई। लड़की से रोज मारपीट की जाने लगी, उसको जबरदस्ती मीट खिलाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और जैसे जैसे मामला थाने पहुंचा तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ कि कोई ऐसी घटना भी बागपत में हुई है। अब पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी है, आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन आप सोचिए कि उस लड़की के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि जिसने दोस्ती और प्यार जो है वो कमल से किया था, लेकिन उसे जब ये पता लगा कि वो कमल नहीं कामिल है तो उसके मन पर क्या गुजरी होगी। फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली, उसके बाद उसको निकाह करके उसको राबिया बना दिया। तो हर पल कहानी बदलती चली गई। अब देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये कोई नया मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले, चाहे किसी भी जिले की बात हो, हम मेरठ की बात करें, बागपत की, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हर जगह के ऐसे मामले मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो इस तरीके से कुछ लड़कियों के नंबर और उनके बारे में जानकारी ले लेता है और कामिल जैसे लोगों को बता देता है और उसके बाद उनका जो पूरा सिस्टम। चलिए सनुज, आप बने रहें, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। सवाल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि लव के नाम पर क्या ये जो जिहाद का खेल है वो हो रहा है, ये जो धर्मांतरण है इसके तार अभी और कहां जोड़ेंगे, क्योंकि एटीएस लगातार इसको लेकर के पूछताछ भी कर रही है, बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, तमाम तरीके की जो बाहरी मदद है वो भी इनको पहुंच रही है। लेकिन अगर संगठित तरीके से ये पूरा नेटवर्क चल रहा है, इनका नेक्सस अगर बहुत तगड़ा है तो उसको कब किस तरीके से डिकोड किया जाएगा, उसको तोड़ा कैसे जाएगा, कानून होने के बावजूद भी आखिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है, ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब लव जिहाद आप कह लें या धर्मांतरण कह लें, जो तार हैं वो एक दूसरे के साथ सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं, क्योंकि नाम बदल करके अपनी पहचान को छुपा करके किसी लड़की के साथ शादी करना और बाद में इसका खुलासा होना निश्चित तौर पर ये बेहद परेशान करने वाले मामले भी होते हैं। और इसको लेकर के जब तक लड़कियां समझ पाती हैं, जब वो उसकी कंप्लेंट करवाती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकती है। इस वजह से भी ज़रूरी है कि समय रहते इसके ऊपर अंकुश लगे, समय रहते इसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और ख़ासतौर से चूंकि ये बागपत की इस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले भी कई घटनाएं इसी तरह की एक के बाद एक रिपोर्ट हो चुकी हैं। और अब सवाल यही है कि आखिर इस पर अंकुश कैसे लगेगा। बहुत शुक्रिया सनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए।
उधर गाजियाबाद में एक युवक ने अपनी शादी से ठीक पहले बैचलर पार्टी बुलाई। उसने सभी दोस्तों को इनवाइट भी किया, लेकिन पार्टी के दौरान अचानक गोली चल गई और फिर एक दोस्त की मौत हो गई। मृतक के परिवार को सूचना देने की बजाय उसकी लाश को लेकर सभी दोस्त वहां पर घूमते रहे। ये पूरी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लाजपत नगर में शादी से पहले आधी रात चल रही थी बैचलर पार्टी। पार्टी में छलकाए जा रहे थे जाम। अचानक चलने लगी तड़ातड़ गोलियां। गोलीबारी में एक दोस्त की हो गई मौत। जश्न का माहौल था। शादी से पहले बैचलर पार्टी चल रही थी। हंसी ठिठोली हो रही थी। जाम छलकाए जा रहे थे, ठुमके लगाए जा रहे थे, लेकिन ये जश्न मातम में कब पसर गया किसी को पता ही नहीं चला। और पता चला तब जब पार्टी में मौजूद एक दोस्त की गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो पार्टी में मदमस्त दोस्तों का नशा फौरन ही 9-11 हो गया और फिर पार्टी में मौजूद सभी दोस्तों ने घायल दोस्त को लेकर इधर उधर भटकते रहे, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। उसकी मौत हो गई। गोली किसने चलाई ये किसी को नहीं पता। ये साजिश थी या हादसा ये नहीं पता। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताइए गोली कैसे चली, किसने चलाई, मौत कैसे हुई, कितने लोग मौजूद थे। लेकिन साहब ये कैसे बताएंगे और क्यों बताएंगे? ये तो साहब मदमस्त थे और बता भी दिए तो क्या उनकी सांसें वापस आ सकती है? नहीं ना। तो साहब कोरोना काल में आधी रात जब पार्टी चल रही थी तो आप क्या कर रहे थे? सवाल उठेंगे क्योंकि पुलिस की लापरवाही से मौत हुई है। इसकी घटना ये है कि हम यहाँ पे 2 बजे से हैं रात को और अभी तक ये लोग कुछ नहीं बता रहे। पुलिस वाले अभी तक कुछ नहीं बता रहे कि क्या हुआ। ये इनसे जब कम से कम मैंने 100 बार पूछा है, ये 100 बार यही बोल रहे हैं कि हम खोज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पता चल रहा है। ये हिमांशु जी के यहाँ कल आज उनकी शादी है तो कल पार्टी थी तो वहाँ गए थे हिमांशु जी के घर पे। पार्टी में क्या हुआ उसके बाद हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम हाँ वो पार्टी थी। हाँ ये तो हमें खुद नहीं पता चल पाया अभी तक। और हमसे पहले ये लोग पहुंचे वहाँ पे। हम तो 2 बजे आए जब तो हमें यहीं पे बुलाया गया, वहाँ पे गए भी नहीं हम। घटना ये कुछ लोग बता रहे हैं 11 बजे की, कुछ लोग कह रहे हैं 12 बजे, लेकिन कन्फर्म। पार्टी में कितने लोग शामिल थे, कितने लोग थे वहाँ पर? पार्टी में तो देखो ये चीज़ तो वही बता सकता है जो लोग पार्टी में थे। मैं खुद हिमांशु जी से बात किया। हिमांशु जी अंदर है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भैया क्या बात होगी? बोले कि उस टाइम पे मैं नीचे था और कुछ पता नहीं चला कैसे क्या हुआ। और पुलिस वालों से पूछा तो वो भी यही बोले कि हमें को अभी तक हम खोज कर रहे हैं। अब ऐसी कौन सी खोज है ये हमें खुद नहीं पता चल पा रहा। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये हादसा था या साजिश, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। गोली किसने चलाई, गुनाहगार कौन है, इसकी भी पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन सच का पर्दाफाश कब होगा, अपराधी कौन है, वो पुलिस गिरफ्त में कब होगा, ये बड़ा सवाल है। गाजियाबाद से इंडिया न्यूज के लिए जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक युवक ने अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले बैचलर पार्टी का आयोजन किया। उसमें अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन उसने वहां पर एक गलती कर दी जिससे शादी से ठीक एक रात पहले उसे हवालात जाना पड़ा। मामला गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके का है। मैं इस समय साहिबाबाद थाने के बाहर ही मौजूद हूं और इस समय वो युवक भी थाने में ही डिटेन किया गया है। मामला ये है कि हिमांशु नाम के युवक की आज शादी थी, लेकिन बीती रात हुआ क्या? बीती रात हिमांशु ने एक बैचलर पार्टी बुलाई जिसमें सभी दोस्तों को इनवाइट किया और वहां पर शराब और जाम छलकाए गए और साथ ही साथ हर्ष फायरिंग भी की गई और यही गलती हो गई। हर्ष फायरिंग। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।